draw the graph of f of g of x. Draw the graph of f of g of, ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन फ्रेम कर लेना, तो फिर सामने की कहानी नोट करना, हो सकता है बीच में मुझे चेंज करना पड़े। आसान दो कि मीडियम निकालना है तुमको, एफ ग्राफ करना है। चलो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोला है ना, हाँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का तुम जस्ट एक ग्राफ बनाओ छोटा सा, तो इसका ग्राफ बनाना है। तब इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले जिसका ग्राफ बनाना है वो फंक्शन तो चाहिए ना, तो पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो। वो एक्स की कंडीशंस देखनी पड़ेगी। नहीं देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालने का है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी जी स्क्वायर माइनस 2, मैं जी ऑफ एक्स की जगह पे जी लिख रहा हूं, चलेगा ना। इफ कब आएगा लेकिन ऐसा नहीं, जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर में 3g माइनस 2 इफ g इज लेस देन 0। तो अब कौन सा g कहां पे सब्स्टिट्यूट करें, उसके लिए g का साइन पता होना चाहिए ना। हाँ, तो हमें चाहिए g का ये वाला कहानी, और इसका रेंज देखना पड़ेगा क्या। हाँ, सो अब g के लिए बात करते हैं। सो इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, देन x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। हाँ, लेकिन इसका डोमेन तो कितना है, -2 से इन्फिनिटी, मतलब ये थोड़े से पार्ट के लिए नेगेटिव भी आ रहा है, समझ में आया। हाँ, तो g ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज -3/2, तो -3/2 तक के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा। और दूसरा वाला g ऑफ x कौन है, 4 - x, तो ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 4। ये इनइक्वालिटी समझ में आ रही है, पीछे से दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, कोई कंफ्यूजन। तो और अच्छे से लिखूं मैं, तो g ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी। -3/2 ये कैसे किया, कुछ गड़बड़ क्या है। हाँ, लेकिन ये वाली चीज का डोमेन क्या है, x इज लेस देन -2, तो यहां ये वाला फंक्शन ओनली फॉर x इज लेस देन -2 के लिए यूज होगा क्या। हाँ, उसके ऊपर तो यूज ही नहीं हो सकता ना। हाँ, क्योंकि भाई -2 के बाहर 4 तक तो 4 - x है ही नहीं, वहां पे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। हाँ, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं कि g ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव कब कब है, तो उसके लिए x का वैल्यू एक तो ये वाला आएगा पूरा डोमेन, -इन्फिनिटी से -2, -2 इंक्लूड नहीं है, यूनियन -3/2 से इन्फिनिटी। ये समझ में आया, किसी को डाउट है तो पूछो। विधि बताओ क्या डाउट है, आराम से देख लो। हाँ बोलो। यस, बिकॉज ये वाला जो ग्राफ हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज ये g ऑफ x अगर मैं यूज कर रहा हूं, मतलब g ऑफ x इज इक्वल टू 4 - x, तो ये ओनली किस रीजन के लिए है, लेस देन -2 के लिए। तो इसका जो भी प्रॉपर्टी चेक करना है फॉर x लेस देन -2 के लिए चेक करना है। हाँ, तो उस रीजन में ये नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। हमने डायरेक्टली वो नेगेटिव चेक कर लिया या पॉजिटिव चेक किया, 4 - x कब कब आएगा, तो उसके लिए x का वैल्यू लेस देन 4 आ रहा था, बट अभी तो वो पूरा इंटरवल यूज नहीं होगा ना। हाँ, वो -3/2 है, इसलिए आपने पूरा लगा, -5/2 आता नहीं ले पाते ऐसा ना। -5/2 आता तो ऊपर वाला पूरा ले लेते, -2 से छोटा था वो, क्योंकि इनइक्वालिटी यहाँ पे उल्टी है। ये वाले में -3/2 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, -3/2 से इन्फिनिटी। हाँ, लेकिन इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, हाँ ये रीजन आएगा, तभी ये कहानी सॉल्व होगी ना। हाँ, तो इन दोनों में कॉमन चीज लेस देन -2 था, इसलिए -2 आया, समझा। हाँ, तो अभी पुट कर सकते हैं।
हाँ आप ट्राई करो। ये कहानी जो लिखी है इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? हाँ बोलो, ये क्यों लिखा? ये क्यों लिखा? बिकॉज मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करूँ जी का वैल्यू तो कौन सा जी करूँ। ये कंफर्म है कि जी अगर पॉजिटिव रहेगा तो मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 में। लेकिन जी कौन सा? जी भी तो दो ऑप्शन है ना। कौन कौन से दो ऑप्शन है? 2x प्लस 3 और 4 माइनस एक्स। तो मुझे पता करना पड़ेगा कौन कौन पॉजिटिव है और कब पॉजिटिव है। तो हमने ये चेक किया कि ये कब पॉजिटिव आ रहा है, क्या इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये कभी पॉजिटिव है? हाँ है, -3/2 से इन्फिनिटी के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो इस एक्सप्रेशन को जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से कंप्लीट इसका थोड़ा सा इधर रखता हूँ, हाँ। तो अब अगर मैं यहां से चीजें सब्स्टिट्यूट करूंगा f ऑफ g ऑफ x के लिए, राइट? तो सबसे पहले मैंने उठाया 2x प्लस 3, फिर 2x प्लस 3 को देखा कि ये कब पॉजिटिव है। तो वो पॉजिटिव आ रहा है मेरे पास x का वैल्यू ग्रेटर देन -3/2 से, इक्वल टू पे 0 आ रहा है, चलेगा ये? हाँ, तो अब 2x माइनस 3 को मुझे यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 2x प्लस 3 को। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर -2। फिर देखा क्या 2x प्लस 3 कभी नेगेटिव भी है फॉर द गिवन रीजन? यस, -2 से, हाँ -2 से -3/2 के लिए वो कैसा है? क्या -2 को इंक्लूड करना है? हाँ करना है, -2 पे वो नेगेटिव है, लेकिन -3/2 को नहीं करना है। तो इस टाइम पे जो g है हमारे पास, g का वैल्यू 2x प्लस 3 ही है। -2 से -3/2 में g इज 2x प्लस 3, बट वो नेगेटिव है। तो वो नेगेटिव है तो नीचे वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा 3 इंटू 2x प्लस 3 -2। ये समझा सबको? हाँ, अभी दूसरा वाला पार्ट जी का बाकी है, 4 माइनस एक्स। सो अब हम 4 माइनस एक्स को उठा के लाए तो हमने देखा कि वो कब पॉजिटिव है, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा फॉर द गिवन रीजन, -2 से स्मॉलर के लिए। हाँ, तो मैंने जी का वैल्यू उठाया -∞ से -2 के लिए, ओपन इंटरवल के लिए, लेकिन वो चीज कैसी है? पॉजिटिव। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करूं या नीचे वाले में? ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले में करूंगा किसको? 4 माइनस एक्स को। तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -2। ये 3 डेफिनेशन आएगी f ऑफ g ऑफ x की। इसमें कुछ कंफ्यूजन? लास्ट वाला कंप्लीट चीज कौन है? नीचे वाला जी क्या है बेटा बताओ? तो 4 माइनस एक्स फॉर द गिवन रीजन x लेस देन -2 के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो अब g को उठा के लेके आए हम लोग, तो g को कहां सब्स्टिट्यूट करूं? g पॉजिटिव है तो ऊपर वाले में या नीचे वाले में? ऊपर वाले में। ऊपर वाला एक्सप्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर -2, तो x की जगह पे g पुट करेंगे ना, तो g स्क्वायर -2 ही आएगा ना फिर से, इसलिए 4 माइनस एक्स का स्क्वायर -2 लिखा। 4 माइनस एक्स लेस देन 0 कब आ रहा है बताओ? आ ही नहीं रहा है। तो ग्रेटर देन 4 इसके डोमेन में है क्या? नहीं है, तो लिखना ही नहीं है। हाँ, तो लिखा ना मैंने, देखो -2 से -3/2। ऑटोमेटिकली हम जब पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे तो बचा हुआ रीजन किसके लिए आएगा? नेगेटिव के लिए। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग क्यों सॉल्व करूं? अब ये बहुत छोटा सा चीज था, इसको हम ओरली भी कर सकते थे, फिर भी मैंने यहाँ पे दिखाया कि जी कब पॉजिटिव है। ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, साइड में कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन रहा तो उसको यहाँ पे लिख के अलग से सॉल्व कर सकते हैं। लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। हाँ, ग्राफ भी बनाना था, बना लो। तो आता है तुमको? आता है ना? ठीक है, मैं बना देता हूँ ग्राफ। इधर वाला तो क्वेश्चन वाला पार्ट तो सबने नोट कर ही लिया था ना। ये नोट किया ना, ये वाला पार्ट यही की है, यही सोच के हमने सब कुछ काम किया। इधर सबने लिखा ना। तो अब ग्राफ की कहानी, तो उसके लिए लेकिन पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ इसको, या डायरेक्टली तुमको समझता है ये सब क्या है? ग्राफ डायरेक्ट बना पाओगे? बना सकते हो, सीखना तो पड़ेगा ना। मैं बनाता हूँ, सीखना तो पड़ेगा ना। पूरा ओपन करके तो क्वाड्रेटिक ड्रॉ करते आता है ना, यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। हाँ, ये क्या लिखा है? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर -2, इसको रहने दो, फॉर द इंटरवल
-3/2 से बड़ा। इधर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये भाई साहब लीनियर है, तो ये 3 2 जा 6x प्लस 9 - 2 कितना होता है, प्लस का ना। हाँ, ये लाइन है फॉर x -2 से बड़ा बट -3/2 से स्मॉलर। ऐसा ही है, कुछ गलत तो नहीं लिखा। हाँ, तीसरा x का वैल्यू अगर लेस देन -2 है तो इसको मैं x - 4 स्क्वायर के अंदर ही है ना, -2 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया, कुछ नया काम नहीं किया। तो अब उसको मैं ग्राफ बनाऊंगा डायरेक्टली। तो देखो, ये तीनों की तीनों चीजें बहुत ही आसान है, लीनियर और क्वाड्रेटिक्स हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट मेरे को पॉजिटिव देखने में आंखों को सुकून मिलता है, सुकून मिलना चाहिए ना। हाँ, 4 - x अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले कहाँ से, -∞ से स्टार्ट कर लें। तो सबसे रीजन पहले यही है, तो ये तो x - 4 है, लेकिन ये सिर्फ -2 तक बनेगा, क्योंकि ये रीजन तो सिर्फ -2 ही है। हाँ, तो ये जो भी क्वाड्रेटिक है उसका वर्टेक्स कहाँ पर है, तो ये वाला एक्स स्क्वायर का वर्टेक्स होता है 0 पे। तो ये जब होल स्क्वायर 0 होगा तभी इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा ना। तो होल स्क्वायर 0 कब होगा, 4 पे। तो ये क्वाड्रेटिक पूरा बनता ऐसे करके आता है ना। हाँ, 4 पे -2 मिलता है ये, तो ग्राफ ऐसे पूरा बनता। लेकिन क्या हमें -2 से लेफ्ट में आना है, नहीं। तो हमें लेकिन देखना पड़ेगा -2 पे कितना आ रहा है ये। तो -2 पुट करो, 4 + 2 6 का 36 -2 34। तो 34 मान लो यहाँ कहीं पे आ गया। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था। हाँ, होलो सर्कल, ये -2, 34 एक पॉइंट था। कोई कंफ्यूजन? और नीचे लेके आते तो इसको ये नीचे जाता ऐसे और फिर ये ऐसे हो जाता, मतलब नहीं 0 पे भी ऊपर ही जाता, खैर ऐसा जाता वो। ठीक है, इसके रूट्स क्या आते हैं, वो 4 ± √2 दोनों पॉजिटिव थे। हाँ, लेकिन अपने को जरूरत ही नहीं है, ये समझा। हाँ, ये कौन सा ग्राफ हुआ, x - 4 द होल स्क्वायर -2। क्या इस क्वाड्रेटिक को ओपन करके बनाने की जरूरत था, या ऐसा ही समझ में आता है हमको, ओपन करके -b/2 निकाले और वो सब करे, उसका क्या रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टली एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो वर्टेक्स पे टर्न होता है ना। तो एक्स स्क्वायर के ग्राफ में x में 4 ऐड किया इसलिए ग्राफ आगे खिसकता, y में -2 किया इसलिए नीचे आता। तो ग्राफ तो पता है ऐसा ही बनता। और यहाँ पे जब वो स्क्वायर वाला पार्ट 0 होता है तब आता है, सही है। और वो जो 0 है तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आता है। तो 0, -2 वाज द लोवेस्ट पॉइंट। तो टर्निंग तो 0 नहीं, सॉरी 4 अंदर वाला चीज 0 कब हो रहा है, 4 पे ना। तो 4, -2 शुड बी द टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट तो 4, -2 डोमेन में नहीं है 4। समझ में आया? हाँ, तो इसलिए ये वाला तो हटा दूं ना, कि रेफरेंस के लिए बनाओगे? नहीं ना। अबे इतना आसान है, काहे का डिफरेंस, ये ऐसा सेकंड्स में आता है, सीख जाओ जल्दी से। अगला वाला चीज थोड़ा -2 से कहाँ तक है, तो अब वैसे बहुत पास में आएगा, मैं थोड़ा दूरी बना देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखे तो सही, ग्राफ में स्पेस दिखना चाहिए। तो -2 से -3/2 लाइन है ये तो, इंक्रीजिंग स्लोप वाली। तो -2 पे कितना इंक्लूड होगा क्या? तो -2, -6 2 जा 12, -12 + 7 इज -5। -3/2 पे कितना आ रहा है? तो ये थोड़ा सा छोटे में लिखना था ना, -3/2। ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है एक लाइन, कहाँ पे, यहाँ पे होलो सर्कल। ठीक है, आगे और कहानी आएगी कुछ, कौन सी वाली? करेक्ट। तब उसको अगर मैं बनाऊंगा तो नया कलर भी नहीं दिख रहा है। हाँ, वापस से वो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स तो -3/2 पे ही। अरे वाह, -2 पे ही आ रहा है, और उस पे वैल्यू कितनी आ रही है? -2। हाँ, तो इधर से ऐसा ही जाएगा ऊपर। हाँ, लेकिन अब एक्सिस को कट कर रहे हैं, एक y एक्सिस को। तो x = 0 पुट करके चेक करना पड़ेगा ना क्या वैल्यू आ रही है। तो 3² - 2 = 7। तो ये यहां से क्वाड्रेटिक है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये पॉइंट 7 है।
और अब ये पॉइंट इंक्लूड हो चुका है। हाँ, बट ये एक लाइन था और ये एक कर्व था, और दोनों सेम ही पॉइंट पे आ रहे हैं, तो वो पॉइंट -3/2 पे -2 इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। समझ में आ रहा है? मतलब कंटिन्यूअस चीज है, कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, ये ग्राफ हो गया 2x + 3 द होल स्क्वायर -2, और ये जो इधर वाला ग्राफ था ये मेरे पास था 6x + 7। ऐसा ये लाइन था, थोड़ा दिखना चाहिए कि वो चीज़ें बदल रही है। स्लोप अलग अलग आएंगे, वहाँ पे आएगा 3 × 4x, लेकिन 4x + 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, फिर -2 पड़ा है, जान दो ना जो भी आएगा। मतलब जो रीजन था बस वहीं से गए, हमने इधर से सोचा कि किससे आगे सोचना है। हाँ, वर्टेक्स यस, कंप्लीट स्क्वायर, आपने कुछ काम का नहीं था, बट उससे अपने को फायदा हुआ, वो चेक करना रिक्वायर्ड है अपना। हमें पता होना चाहिए ये टर्निंग किधर लेगा। अगर वर्टेक्स इधर आ गया होता मान लो, तो फिर यहाँ से ऐसे जाता ये, हाँ, मतलब इधर से आके फिर यहाँ तक जाता। टर्न लेना है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा ना, तो वो वर्टेक्स तो चेक करना ही पड़ेगा। द कंप्लीट स्क्वायर थिंग 0 नहीं, कंप्लीट स्क्वायर समझ रहा है तो पूरा ओपन कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, फिर तो -b/2 को हम देख ही सकते हैं, तो जरूरत नहीं है अपने को उसकी। हाँ बेटा, इसका c पूरा ओपन करने के बाद 14 है, हाँ, 0 पुट करोगे तो 16 - 2 14 ही होता है। हाँ, इसकी जरूरत ही क्या है अपने को। इसका c कितना आएगा 7, हम निकाला ना अपन ने, हाँ निकाला ना। ऐसा नहीं है कि प्योर क्वेश्चन आएगा ग्राफ का, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन कर्व्स, उनकी प्रॉपर्टीज, हमें ग्राफ चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ग्राफ के हेल्प से सॉल्व करते हैं। हाँ, एरिया में ग्राफ काफी काम का है, वहां तो बनाना ही पड़ता है। ओके, g(x) आपको गिवन है x² x + 2 फॉर -1 से लेके 2 तक, और 2 से लेके 3 तक, और f(x) भी गिवन है। इन्होंने भी लीनियर ही दिया है, अच्छा क्वेश्चन बनाया था मैंने। कहाँ पे बेटा? हाँ, x² है और x + 2 है, -1 से 2 और 2 से 3, और f(x) है x + 1 और 2x + 1, और एक बार में <1 और एक 1 से 2। देन यू हैव टू फाइंड g(f(x)। हाँ, ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना। चेक कर लेता हूँ मैं, क्या g के अंदर f पुट करना है? तो यहाँ पे किसके लिए कंडीशंस पहले चेक करनी पड़ेगी। तो देखो, पहले मैं f को सब्स्टिट्यूट करके देख लूँ क्या, वो जैसे हमने लिखा था, थोड़ा अच्छे से समझेगा। हाँ, तो g(f(x) विल बी यस f², पहला वाला f² ना, इफ f का वैल्यू -1 से 2 है। तुमने क्वेश्चन गलत लिखा, हाँ, और यहाँ पे f + 2 इफ f का वैल्यू 2 से 3। तो अब यहाँ तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, f कैसा है, लीनियर, तो डायरेक्टली उसमें तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर ही उसकी रेंज पता चल जाएगी। हाँ, तो अब अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्टली g(f(x), तो पहला वाला f कौन है, x + 1, बट फॉर विच रीजन, <1। तो उसके लिए इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा x + 1 का, -∞ से 2। तो -∞ से 2 यहाँ कहीं पे है क्या, नहीं, इतना बड़ा तो इसका डोमेन ही नहीं है, -∞ से 2, लेकिन -1 से 2 वाला तो आ रहा है। तो अब हमें सिर्फ उतना ही रीजन के लिए पुट कर सकते हैं जब उसका रेंज x + 1 का रेंज -1 से 2 आ रहा है। हाँ, मतलब x + 1 को ऑब्वियसली ये कंफर्म है कि मैं ऊपर वाले में पुट करूंगा, क्या x + 1 का वैल्यू 2 से बड़ा आएगा कभी नहीं, तो नीचे वाले में तो सब्स्टिट्यूट करने का सीन ही नहीं है। हाँ, तो आएगा तो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर, बट इफ x + 1 इज -1 से 2,
और कट हो गया ना डोमेन, ठीक है। ये वाला तो माइनस इन्फिनिटी से 2 पूरा आ रहा था, लेकिन यहां पे माइनस इन्फिनिटी से 2 सब्स्टिट्यूट ही नहीं हो सकता, तो ओनली f का वो पार्ट लिया जब उसका वैल्यू -1 से 2 था। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 में से -1 से 2 वाला पार्ट कट करना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। समझा? वेरी गुड। हाँ, अभी इसको और सॉल्व करेंगे, बट अब यहां से ये कंफर्म हो गया कि x+1 का जो भी यूज था वो खत्म। अब x+1 के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, अच्छा हाँ, ये इक्वल टू 2 लेकिन इधर है, हाँ 1 पे वो 2 आ रहा है ना, मतलब ये यहाँ पे x+1 का रेंज आ रहा है -इन्फिनिटी से 2 इंक्लूडेड, बट ये वाले में 2 इंक्लूड नहीं था, तो अब इक्वल टू 2 के लिए अलग से लिखना पड़ेगा। मैं रहेगा ना इक्वल टू 2, और इक्वल टू 2 तो इधर से आ रहा है, बट अगर x+1 का वैल्यू 2 आ रहा है तो नीचे वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। हाँ, तो अगर x+1 यहाँ पे लेकिन एक ही एलिमेंट बचा, x+1 इज इक्वल टू 2, और उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? x+2 में। तो समझाने के लिए मैं पूरा डिटेल में ऐसा लिख देता हूं। कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ, अब कहाँ जाएंगे? 2x+1 के पास। यस, तो 2x+1 फॉर x इक्वल टू 1 से 2, तो इसका रेंज क्या आ रहा है ये लिख लेते हैं हम लोग। तो ये तो लीनियर है, 1 पुट करने पे कितना आया? 3, और 2 पुट करने पे 5, तो 5 इंक्लूड हो रहा है लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है। तो ये f का रेंज हुआ ना, इस फॉर दी 1 से 2, तो ये f 3 से 5 कहाँ पुट होगा? क्या ऊपर वाले में जाएगा f 3 से 5? नहीं। क्या नीचे वाले में जाएगा? नहीं, 3 भी नहीं है, इसके पास 3 है नहीं, और यहाँ पे 3 से ग्रेटर नंबर सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। हाँ, तो ये वाला कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट होगा क्या? नहीं। तो बस इतना ही आंसर है। नहीं, ये डोमेन निकाला तुमने, 2x+1 इज -1 से 2, तो 2x+1 इज -1 से 2, तो उसके लिए जो तुम्हारा x आया वो -1 से हाफ आया, लेकिन यहाँ पे x तो 1 से छोटा था, तुम्हारा तो हाफ से कम आया ना, तो इसलिए ये वाला रिजेक्ट हो गया। तो जिस लॉजिक से सॉल्व करेंगे आंसर फिर उसी लॉजिक से लिखना पड़ेगा। तो तुमने इसका रेंज वो लेके डोमेन निकाला जो डोमेन मैच नहीं किया। मतलब आप पहले रेंज से देख रहे हो तो फिर डोमेन मैच होना चाहिए, आप पहले डोमेन से देख रहे हो तो फिर बाद में रेंज मैच होना चाहिए। हाँ, वहाँ पे रेंज देखा कि 2x+1 इस रेंज में कब आएगा, ऐसे ना। तो उसके लिए x क्या आया तुम्हारा? -2 से 1। कौन से वाले के लिए? हाँ, तो अपन ने पुट किया, -2 से 1 पूरा आ गया ना। -1 से 2 के -2 से 1, हाँ, तो -2 से 1 इसका डोमेन आ रहा है, तो ये वाला चीज वहां पे पुट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे तुम x निकालोगे तो -2 से 1 ही आ रहा है ना, वो ऐसे सॉल्व करके देख लो। मतलब वो साइड में जो x+1 वाली कंडीशन है उसको भी तो ये इफ वाला कंडीशन है ना, ये डोमेन वाला साइड में लिखा है, तो ये क्या आएगा? -2 से 1, और ये वाला कब आएगा? जब x का वैल्यू 1 है। जब x का वैल्यू -2 से 1 होगा, करेक्ट। तो जब x का वैल्यू -2 से 1 है उस टाइम पे g ऑफ f ऑफ x इज x+1 का होल स्क्वायर। -1 से 2 कौन? ये पूरा चीज ना, x+1। तो यहाँ से x भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, इनइक्वालिटी। हाँ, सब जगह से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 तीनों जगह से सब्ट्रैक्ट करो, -2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो यही कैसे लिखा? x+1 का रेंज क्या क्या था यहाँ पे बताओ? -1 से 2, -इन्फिनिटी से 2 है, -इन्फिनिटी से 2 इंक्लूडेड है। हाँ, बट हमारे पास अगर f का वैल्यू -इन्फिनिटी से 2 है भी, तो क्या हम लोग कहीं पे भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, या देखना पड़ेगा कि f का वैल्यू क्या है, तो इधर में कौन सा एक्सप्रेशन में f पुट करें, देखना पड़ेगा। हाँ, तो f का वैल्यू अगर -1 से 2 नॉट इंक्लूडेड है
तो वो कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, इस स्क्वायर वाले के पास। तो वो कौन सा पार्ट है, x+1 का वैल्यू, ये x+1 का वैल्यू जब -1 से 2 है तब उसको मुझे लिखना पड़ेगा स्क्वायर के अंदर, सही है। लेकिन अगर 2 या 2 से ग्रेटर तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा x+2। तो x+1 का वैल्यू 2 से ग्रेटर तो नहीं है बट 2 तो है, तो इस टाइम पे मुझे x+1 को कहाँ पुट करना पड़ेगा, f+2 में, इसलिए हमने यहाँ पे पुट किया। अब ये तो एक्सप्रेशन मिल गया हमें, साइड में कंडीशन हमेशा x के लिए चाहिए ना, तो अभी तक जो लिखा था वो x+1 के टर्म्स में थी। फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो x का रीजन मिला। कुछ समझा भी, चलो। f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस मॉड x, g(x) इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस मॉड x, एंड h(x) इज इक्वल टू f of g(x). Then find the domain of sin inverse of h of x ये n टाइम्स है। हाँ ऑप्शंस है ½ 1 -½ से -½ यूनियन 1,2 सॉरी ½ 1 फिर -1, -½ और -1 से 1 नहीं चाहिए डॉम, नहीं दे रहा मैं तुमको ऑप्शन, सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तुम लोग को, h(x) फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले f(x) और g(x) में से मॉड हटा के कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, पॉजिटिव x नेगेटिव x, तो वो दो चीजें उसमें बनेगी, फिर उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट लीनियर है कहानी, तो आसान है। फिर h(x) बनेगा, फिर उसका डोमेन निकालेंगे। हाँ बुक से उठा के दिया मैंने, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, सॉल्व भी किया था। हाँ तब तक पढ़ा ही नहीं था तो क्यों आएगा, अब आ सकता है। मॉड्यूल में भी है ये वाला, ओके ठीक है बढ़िया है, सेम टू सेम है, ऐसा ही है। ठीक है बाद में देखना घर पे, अभी ये करो, टाइम क्यों बर्बाद। हाँ रहेगा। सबसे पहले f(x) को मॉड हटा के लिखो चीजें, तो f(x) एक बार +x लेंगे और एक बार -x ना, तो साइड में कंडीशन लिखेंगे x > 0 और x < 0। अच्छा अभी जो नाम लिया उनको छोड़ के बच्चे हुए लोगों के भी प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ बट पहले इनके फिर उनके, ऐसा बैचेस वाइज रहेगी चीजें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी लोग के लिए अलग से प्रैक्टिस सेशन नहीं रहेंगे, उनके लिए भी रहेंगे, परेशान सबको किया जाएगा, ठीक है। हाँ बस वो बैचेस वाइज चीज़ें रहेगी, मतलब अलग बैच मतलब वो ग्रुप कि ठीक है आज इतने लोग, क्योंकि सबको एक साथ बुला लिया तो फिर वो क्लास ही हो जाएगा। तो फिर 1 to 1 पास जाके वो डिस्कस करके कि देखना है, मतलब ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो जब तक टीचर तुम्हारी बुक में नहीं देखेगा तब तक टीचर को नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल तुम गलती कहाँ कर रहे हो। तो सबके साथ होगा ऐसा। चलो मैं ट्राई करूं अभी। हाँ तो सबसे पहले क्या लिखा, करेक्ट। तो f(x) क्या आएगा, दो कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0। तो अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिखूं मॉड x इज x ना, तो 2x प्लस x कितना 3 है, और नेगेटिव के लिए 2x माइनस x कितना x। हाँ वैसे g(x) भी लिखा क्या, तो g(x) के लिए भी दो कंडीशन, x इज पॉजिटिव और x इज, तो अगर पॉजिटिव लिखा तो ये 2x माइनस x कितना यस x/3, और नेगेटिव के लिए हाँ ये माइनस हो जाएगा तो 2x प्लस x और 3 कट के x बचेगा, राइट। अच्छा बताओ यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन, खुद से लिखा था इतना सबने,
वेरी गुड। तब इसके आगे वाला जो चीज है उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, f के अंदर g पुट करना है। हाँ, h ऑफ x चाहिए तो f के अंदर g पुट करेंगे। तो f के अंदर अगर g पुट करना है तो मुझे किसका रेंज और किसका डोमेन देखना पड़ेगा। तो g का डोमेन स्टार्ट होगा, फिर g की जो रेंज आएगी वो f में पुट होगी, राइट। तो g कहाँ है, x/3 ये है। तो अगर x/3 उठाया तो x/3 अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, x/3 नेगेटिव रहेगा तो नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब x/3 है क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, यस, डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन। तो x इज पॉजिटिव, सो x/3 इज पॉजिटिव ना, तो x/3 ओनली ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा क्या, हाँ, तो 3 इंटू x/3 इफ इसकी कंडीशन, राइट। हाँ, ये कंडीशन यहां से आई है, इस क्वेश्चन में गलती से दोनों चीजें सेम है, हाँ, बट ये x ग्रेटर देन 0 यहां से आया है, ये समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा, दूसरा वाला, इस x को उठाया, नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव की जगह पे ही जाएगा, तो ऐसे ही आएगा क्या। तो एक्चुअली दोनों ही केस में f ऑफ g ऑफ x दैट इज h ऑफ x क्या आ गया, तो एक बार का h ऑफ x अगर x आ गया तो h ऑफ x कितना आएगा, यस, h ऑफ x इज x। तो ऐसे जितनी मर्जी आए उतनी बार में h ऑफ करते चले जाएंगे, h ऑफ x, राइट। सब कितना आएगा, x, यस। तो साइन इनवर्स ऑफ x का डोमेन, करेक्ट, -1 से 1, इतना ही पूछा था। अगला क्वेश्चन लिखो, गिवन है f of x is equal to 9x divided by 9x plus 3. Then find the value of, मतलब x के टर्म्स में आएगी, नंबर्स में आएगी, ओ नंबर्स में है रे अपने। Then find the value of f of 1/1996, अच्छा, प्लस f of प्लस है ये, प्लस 2/1996, 19, किसका बर्थडे, नहीं तुम तो छोटे हो, प्लस f ऑफ 3/1996, ऐसा ही चलता जा रहा है f ऑफ 1995 डिवाइडेड बाय 1996 तक। इतने सारे लोग, क्या सबका अलग अलग वैल्यू तो नहीं निकालेंगे, कुछ तो पैटर्न रहेगा ना। तो पैटर्न कहाँ से मिलता है, डेटा में रिलेशन से ना। और डेटा है क्या, एक तो फंक्शन 9 वाला दिख रहा है, लेकिन उसमें तो और कुछ सिंप्लीफिकेशन, हाँ, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहे ना। तो फिर कौन से डेटा को देखेंगे, हाँ, और अब उस सीरीज के अंदर में किन को देखेंगे, उसके एफ के अंदर में जो टर्म्स हैं उनको ना, हाँ, मतलब 1/1996, 2/1996, 3/1996, ये सब जो लास्ट तक जा रहे हैं उनमें क्या पैटर्न है जो यहाँ पे काम आ सकता है। एपी है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक पैटर्न तो अपने को दिखा कि भाई 9x दोनों जगह पे सेम तो है, कुछ तो कॉमन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कुछ तो है ही ना, कुछ तो काम का है, कुछ भी हो सकता है, हाँ, 1 प्लस, ये कैसे हो सकता है, नहीं ना, ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते ना बेटा, 1/9x प्लस 3/9x कर सकते हैं, इसका क्या फायदा। तो यहाँ पे अंदर वाले चीजों का कुछ खास रिलेशन, वो नंबर्स को देखो, नंबर्स, हाँ 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 हाँ, वो तो एपी हो गया, और कुछ एडिशन करना है ना चीजों का। एपी है, यस, एपी है, ये समझ में आया। तो एपी में समेशन के लिए क्या खास कहानी होती है, कॉमन डिफरेंस होने की वजह से वो एपी, हम बात कर रहे हैं समेशन की कहानी। 1 को 1996 माइनस 1995 लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। एपी का सम भी हमने कैसे निकाला था, एपी को रिवर्स करके ऐड ही किया था ना, तो हर बार सम सेम हो रहा था ना। तो यहाँ पे लास्ट वाला और फर्स्ट वाले के अंदर में जो वेरिएबल, जो वैल्यू है उसका सम कितना आ रहा है, ये 1995 पे ही रुका है ना, तो कुछ रिलेशन रहा होगा ना उसका।
इन दोनों का सम कितना है 1, भाई सेकंड और सेकंड लास्ट का सम 1। तो ये तो कहानी ऐसा है, नहीं एफ ऑफ 1 नहीं है, कहानी है एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास है तो लास्ट वाला एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। तो ऐसा जब भी फंक्शन का कुछ रिलेशन दिखी कि अच्छा एक्स का वाला कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो आप ये वाला चीज फॉर द गिवन फंक्शन चेक करोगे। जैसे एफ ऑफ इवन ऑड के लिए तो प्लस एक्स माइनस एक्स है, यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स है ना, तो अब आप चेक करो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना आ रहा है। क्या फर्स्ट और लास्ट वाला मिलके कुछ कांस्टेंट बन रहा है या कोई सिंपल सा चीज बन रहा है जिसका वैल्यू कैलकुलेट किया जा सके। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स चेक करो कितना आ रहा है। हाथ पे नहीं नोटबुक पे कर लो, मैं हिंट दे रहा हूं मतलब सही रहेगी चीजें। जब गेस करने वाली हिंट रहती तो शकल से दिखता होगा, अभी थोड़ा अलग टाइप का है ना, मतलब हम करेक्ट वे में सॉल्व कर रहे हैं। आया क्या आंसर आया? फाइनल आंसर बताओ क्वेश्चन का, तो करो ऐड बताओ। 999 998 इवन टर्म्स है, एक बीच वाला बाकी रहेगा। करेक्ट, 1 से 95 तक लोगे ना, 1995 तक, तो बीच वाले का वैल्यू देखना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा बीच वाला वैल्यू, बच गया तो हाफ। सही बात है। हाँ तो आंसर 1998 प्लस हाफ, नहीं हाँ 1994/2 ना पहले तो 997 प्लस हाफ। कितना आ जाएगा 997 प्लस हाफ। हाँ तो ऐसे ही आएगा फिर। हाँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स में चेक करता हूँ। एफ ऑफ एक्स है 9x डिवाइडेड बाय 9x प्लस 3 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या आएगा 9 माइनस एक्स बाय 9 माइनस एक्स प्लस 3। सिंप्लीफाई किया 9x बाय 9x प्लस 3 प्लस ये 9 बाय 9x हो जाएगा, ये भी 9 बाय 9x हो जाएगा। उसका एलसीएम लेंगे तो ये 9x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 9 बाय 9 प्लस 3 इंटू 9x। तो इनमें से 3 कॉमन आके कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है सबको? करेक्ट। तो 3 कॉमन आके अगर कैंसिल आउट हुआ तो ये बचेगा 9x बाय 9x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9x। तो ये कितना है 1। हाँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू है 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, ठीक है। हाँ अब अगर ये 1 हो गया तो जब भी इन दोनों लोगों का सम 1 आएगा, अंदर वाले x का सम अगर 1 है तो y का सम भी कितना आएगा 1। तो कितने पेयर्स बनेंगे बता सकते हैं क्या हम लोग? हाँ ये 1996 के साथ में 1995 बाय 1996। हाँ फिर 2 के साथ में 94, ऐसा आएगा ना, मतलब डिवाइड में रहेगी चीजें। हाँ ऐसे ही चलता जाएगा एकदम सेंट्रल वाला, ये तो ऑड नंबर्स है ना। हाँ तो 1994 का आधा कितना 9 पक्का 1997 डिवाइडेड बाय 1996 और दूसरा वाला इधर में 999 डिवाइडेड बाय 1996। तो इन दोनों का सम 1 ही आ रहा है ना, सब सही लिखा है। हाँ तो ये सब में ये सब लोग F के अंदर थे राइट। हाँ तो ये सब लोग कितने आएंगे 1 आएंगे। हाँ यहां तक तो किसी को कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। हाँ बस कौन बच गया एक
99 हाँ 998 वाला करेक्ट। तो एफ ऑफ 998 डिवाइडेड बाय 1996 और ये कितना होगा एफ ऑफ हाफ। हाफ मतलब वहाँ पे पावर में हाफ चला जाएगा ना एफ एक्स के, तो कितना आ जाएगा एफ ऑफ हाफ का वैल्यू 9 का पावर x था वो, तो √9 डिवाइडेड बाय √9 प्लस 3 कितना हुआ ये हाफ। 3/6 इज हाफ। कोई कंफ्यूजन? तो आंसर मिल गया क्या? करेक्ट। 1 + 1 + 1 टिल 1 प्लस हाफ। और ये वैल्यू कितनी बार है? 997 टाइम्स। तो 997.5। समझा? इस टाइप का क्वेश्चन है ये। हाँ, मतलब इधर और इधर का सम जैसे अपन ने यहाँ पे किया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x 1 है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये 1 की जगह पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, बट आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है कि दो अलग अलग एक्स पे उनका सम करने पे वो कांस्टेंट आ रहा है। तो ये वाली चीज़ यूज होती रहती है। हाँ, वो तो एवरी एक्स के लिए आएगा ना, लेकिन आप सिर्फ नंबर्स में पुट करके आप कॉन्फिडेंटली मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस हम या ऐसे श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं क्या कि फॉर एवरी एक्स ये 1 आएगा? भाई हो सकता है कोई 2 एक्स के लिए वो आ गया 1, पर एवरी एक्स के लिए आएगा, इसके लिए तो हमें वेरिएबल के साथ डील करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 1 और 0 पुट करके भी हम लोग वो काम कर सकते थे, बट वो एक केस हो गया। अब ऐसा हो भी सकता है कि जनरल चीज़ नहीं हो, बट पर्टिकुलरली एक केस के लिए वो चीज़ आ जाए। हाँ, ये वाला वेरिएबल के टर्म से हमें एक्स के टर्म में चाहिए। जैसे करेक्ट, जैसे कोई भी फंक्शन है sin x + cos x, अगर x को 0 पुट कर दिया तो 1 आया, π/2 पुट किया तो 1 आया, बट क्या ऑलवेज 1 आएगा? नहीं। sin x + cos x दो वैल्यूज पे 1 दिखाई दे रहा है ना, 0 और π/2 पे, बट ऑलवेज तो 1 नहीं है वो। हाँ, तो वैसा ही है, जब तक हम लोग वेरिएबल के टर्म्स में नहीं कर पाएंगे तब तक हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते। हाँ, अगर आपको शुरुआत में वेरिएबल के टर्म्स बहुत लेंथी दिखाई दे रहे हैं, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते, तो आप पहली बार में ये कंफर्म करने के लिए या ऐसा, हाँ जस्ट ऐसा कंफर्म करने के लिए कि ये चीज़ आएगा या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। तो मान लो अगर नंबर्स 0 और 1 पुट किया होता और ये गलत चला गया, कुछ भी नंबर पुट किया और ये प्रॉपर्टी गलत होगी, तो ये श्योरिटी है कि ऑलवेज नहीं आएगा, बट वो करेक्ट आ गया तो फिर हाँ, फिर अब वेरिएबल के टर्म्स में चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन 2 बार 1998 है ही नहीं ना, 998 है क्या 2 बार? दो कंटिन्यूअस इंटीजर्स आएगा ना न्यूमरेटर में। हाँ, तो आएगा 997, फिर एक बार आएगा 998, फिर अगला 999। हाँ, तो उसके साथ पेयर किसी का बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना। बीच वाला नंबर बच गया, उसके साथ पेयर ही नहीं बना। कोई कंफ्यूजन? चलो अगला चीज क्या चाहते हो? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, फिर इनवर्स फंक्शन बाकी है। सब कुछ बोलता है, यही तो कंपोजिट है, पुट करते जा रहे ये कंपोजिट ही है ना। दो फंक्शंस में फंक्शनल इक्वेशन बोल दो इसको, चलेगा। डोमेन रेंज, हाँ वो पैटर्न को देख के आना चाहिए ना। करेक्ट यस। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। f of x is equal to a e raised to x from r plus to r, and g of x is equal to sin inverse of x from -1, 1 to -π/2, π/2। हाँ बेटा, then find f of g of x and g of f of x if exist, and their domain and range।
नहीं, सब इंक्लूडेड है। फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एग्जिस्ट, देन फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। क्या है भाई डोमेन पहले का? 0 से 1 पहले, और रेंज 1 से इंफिनिटी की। हाँ, e⁻², करेक्ट। π/2 तक ही जाएगा ना साइन इनवर्स। मैं पुट करने में क्या दिक्कत है तुमको? f को g के अंदर कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है f ऑफ g निकालने में? क्या प्रॉब्लम है? f कौन है दिखाई दे रहा है, g कौन है? साइन इनवर्स। तो x की जगह पे साइन इनवर्स रिप्लेस ही करना है ना। चलो मैं ट्राई करता हूं, इधर देख लो। f ऑफ g ऑफ x निकालने में किसको प्रॉब्लम है? किसका आंसर आया? f ऑफ g ऑफ x। बस इतने से लोगों का? ठीक है, f के अंदर g सब्स्टिट्यूट करेंगे। f कौन है भाई बताओ? f है हमारा e⁻x। तो e के अंदर में कौन सब्स्टिट्यूट हुआ है? g ऑफ x ना, मैंने समझाने के लिए लिख दिया g ऑफ x। चलेगा इतना? ये समझ में आया? अच्छा, g ऑफ x कौन है? साइन इनवर्स। तो यहां पे कौन पुट होगा? e⁻, साइन इनवर्स x। ऐसा आना चाहिए। बट अब ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं तो देखना पड़ेगा। हाँ, g ऑफ x जो है अगर e के पावर में जा रहा है तो ये f का डोमेन हुआ ना g। तो f का डोमेन कितना देके रखा है? r+। तो ये वाली कहानी सिर्फ कब पुट करेंगे? यस, इफ g ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। और g ऑफ x मतलब कौन? साइन इनवर्स x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। और साइन इनवर्स x कब ग्रेटर देन 0 आता है? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है बट -1 से +1 से छोटा है। चलेगा ना? हाँ, तो यहां पे f ऑफ g ऑफ x का वैल्यू मेरे पास आ गया है। f ऑफ g ऑफ x इज e⁻, साइन इनवर्स x, और उसका डोमेन क्या आएगा? 0 से 1। x का वैल्यू 0 से 1 है ना। अब ये साइन इनवर्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू, तो 0 पुट करेंगे तो e⁻0 कितना? 1। लेकिन ओपन इंटरवल, और 1 पुट किया तो π/2, e⁻π/2 लेकिन क्लोज इंटरवल। तो ये आ गया f ऑफ g ऑफ x। कोई कंफ्यूजन? पक्का? ओके। फिर दूसरा वाला कौन है? g ऑफ f ऑफ x ना। तो भाई g ऑफ f ऑफ x, तो g का वैल्यू g ऑफ f ऑफ x, अगर कुछ कंडीशन नहीं होती तो f को उठा के डायरेक्ट इसके अंदर पुट करना था, तो आता तो ये सब कुछ ऐसा साइन इनवर्स ऑफ e⁻x। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? e⁻x शुड लाई बिटवीन -1 to 1। बट इसके लिए तो x का वैल्यू क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू 0 ना। हाँ, बट यहाँ पे तो क्या गिवन है? r+। तो क्या e⁻x फॉर द गिवन डोमेन कभी भी 1 या 1 से छोटा आएगा? नहीं। यहाँ पे गिवन है अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻x फॉर x बिलोंग्स टू r+। r+ बोलने का मतलब 0 से इंफिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडेड। हाँ, देन f ऑफ x का रेंज क्या आया? e⁻0 कितना? 1 से लेके कहां तक? इंफिनिटी। 1 इंक्लूड होगा? नहीं होगा। 0 पावर 0 में है ना, तो 1 तो आ रहा है लेकिन वो 1 से बड़ा रहेगा बिकॉज 0 इंक्लूड नहीं है। तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन है 1 से। देन एंड g ऑफ x, इसका तो डोमेन ही क्या है? -1 से 1। सो g ऑफ f ऑफ x, हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करेगा क्या?
हाँ बोलो। वो एफ ऑफ एक्स में 0 से इन्फिनिटी आएगा ना, नॉट इनवर्टेड। एफ ऑफ एक्स में 0 से इन्फिनिटी आएगा। क्यों? e रेस टू 0 कितना होता है? 1। तो ये r प्लस मतलब क्या? माइनस इन्फिनिटी, नहीं, आर प्लस मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर। ऑल पॉजिटिव नंबर। तो 0 प्लस हुआ ना सबसे पॉजिटिव नंबर, 0 से जस्ट बड़ा। तो आप तो 0 पे चेक करोगे ओपन इंटरवल के साथ। तो 0 पुट करो, e रेस टू 0 कितना? 1। उससे बड़ा। भाई e रेस टू एक्स का ग्राफ तो ऐसा आता है ना, ये 1। तो आपके पास ये डोमेन है, तो सिर्फ इतना वाला ग्राफ है आपके पास, ये नहीं है। तो वो इसमें मैच नहीं हो रहा। हाँ, तो ये हमेशा 1 से बड़ा आ रहा है। और अपने को छोटा चाहिए था। करेक्ट, ये ऐसा था e रेस टू एक्स फॉर r प्लस, ये होलो सर्कल 1 पे, उससे बड़ा है ये। तो वो साइन इनवर्स के अंदर कभी सब्स्टिट्यूट ही नहीं हो सकता। चलो लास्ट सब टॉपिक है, उसके बाद थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक खत्म। और फिर इन्वेस्टिगो आ जाएगा जो नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, और लिमिट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अगला इनवर्स फंक्शन, चलो देखो। इफ अ फंक्शन y is equal to f of x is bijective function from a to b, if y is equal to f of x from a to b, हाँ वही बोल रहा हूँ, if y is equal to f of x from a to b, ऐसा ही लिखते हैं ना। ये कौन होता है? हाँ, अभी बाइजेक्टिव होने की क्या कंडीशन है? सरजेक्टिव क्या होते हैं? ऑनटू क्या होता है? रेंज इक्वल टू कोडोमेन। हाँ, तो उसी के लिए कहानी लिख रहे हैं। इफ y is equal to f of x from a to b is a bijective function, then there exists a unique function from b to a, then there exists a unique function from b to a which called the inverse of f of x, that is f inverse of b, f inverse का b से a तक जाएगा। हाँ, if a function y is equal to f of x from a to b is bijective function, then there exists a unique function from b to a which is called the inverse of f of x, such that f inverse of x from b to a, ऐसा। And for every x, f of f inverse of x is equal to x, or equal to f inverse of f of x। f के अंदर इनवर्स पुट कर रहा हूँ तब भी x आ रहा है, इनवर्स के अंदर मैं f पुट कर रहा हूँ तब भी x ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब लेकिन रेंज जो था वो f का, वो क्या था? सॉरी, ये तो f इनवर्स था। जो रेंज था, अभी कोडोमेन और डोमेन तो कोडोमेन और रेंज तो इक्वल होगा ना, बाइजेक्टिव फंक्शन है। हाँ, तो जो रेंज था f ऑफ x का, वो किसका डोमेन होगा? f इनवर्स का। और f का जो डोमेन था वो f इनवर्स का रेंज बन जाएगा। एंड फॉर ईच वैल्यू, सो इफ f ऑफ a is equal to b and inverse is defined, then f inverse of b will be a। हाँ, ये भी लिखो। if f inverse exists and f of a is equal to b, if f inverse exists and f of a is equal to b, then f inverse of b equal to a। अच्छा, ये बिना बाइजेक्टिव हुए काम चल सकता था क्या? नहीं। अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शंस का दूसरा नाम भी होता है इन्वर्टिबल फंक्शन। हाँ, वो लिखा था ना अपन ने। हाँ, तो अगर किसी फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड है तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन। हाँ, मतलब वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, इसीलिए बाइजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम ही रख दिया कि इन्वर्टिबल फंक्शन। कोई कंफ्यूजन? हाँ, लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैपिंग का नोटेशन करके बताऊं? हाँ, चाहो तो देख सकते हो भाई। ये 1 2 3, तो इधर में अगर a b c है, ये a to b ऐसा जा रहा है, तो 1 से a, 2 से b और 3 से c। अब b से a चाहिए मुझे, तो a b c 1 2, a should be connect with 1, फिर b का 2, c का 3। अब यहाँ पे अगर किसी में भी कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता तो बाइजेक्टिव बचता नहीं।
मान लो यहाँ पे डी आ गया तो इधर डी, अब ये फंक्शन ही नहीं बचा, सही है ना। हाँ, और अगर मान लो इधर में चीजें कम हो जाती, हाँ तो फिर भी फंक्शन हाँ तब भी मान लो ये सी ना ऐसे ऐसे आ जाता, सी कट गया, ठीक है, फंक्शन नहीं रहता, तो फिर क्या होता, ये बी से दो जगह पे जाना पड़ता, फंक्शन नहीं होता, तब भी फंक्शन नहीं होता, तो 1 1 भी होना चाहिए। हाँ, तो अगर 1 1 ऑन 2 है तभी ये पॉसिबल है कि उसका इन्वर्स डिफाइंड होगा। तो वो सेट्स के टर्म्स में, किसी सेट का इन्वर्स का मतलब क्या है वो सेट्स में पढ़ोगे। अभी फंक्शन के टर्म्स में उसका मतलब सेम ही टाइप का मीनिंग है, एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो किसी रिलेशन का इन्वर्स हो सकता है, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं उसका, हम लोग इन्वर्स फंक्शन की बातें कर रहे हैं। तो इन्वर्स फंक्शन में फंक्शन होने की डेफिनेशन तो चाहिए ना। हमने ये ITF की जब ग्राफ बना रहे थे तब ऐसा चीज देखा भी था। ये जब उल्टा रिवर्स हो जाएगा तो भाई फंक्शन बचने के लिए इधर का एक इनपुट इधर के एक ही आउटपुट के साथ होना चाहिए ना। हाँ, तो अगर इधर से दो लोग एक ही नंबर के पास जा रहे होते तो रिवर्स करने पे वो हाँ फंक्शन ही नहीं बचता। वैसे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज कोडोमेन ग्रेटर हो गया, तब भी रिवर्स करने पे वो फंक्शन ही नहीं बचता, बिकॉज डोमेन के एवरी पॉइंट शुड बी यूज्ड। ऐसे ही है, कोई कंफ्यूजन? हाँ, अब ये वाली चीज में है क्या, बेसिकली इनवर्स में ए और बी आपस में इंटरचेंज हो रहा है, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं ना। हाँ, तो ए और बी ग्राफिकली कहाँ पे ऐसा कुछ होता है, ग्राफिकली ए और बी मतलब मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है y = f(x), ठीक है। तो अगर इस पे कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, तो y = f इनवर्स ऑफ x पे कौन सा पॉइंट आएगा बताओ, बीटा कॉमा अल्फा आएगा ना। अल्फा कॉमा बीटा का क्या बन जाएगा, बीटा कॉमा अल्फा। हाँ, तो ये पर्टिकुलर टाइप की चीज कभी और देखी अपन ने ज्योमेट्री में, रिफ्लेक्शन अबाउट करेक्ट। तो एक्चुअली इनवर्स है क्या, किसी भी फंक्शन का y = x से रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो ये ग्राफ ऐसा इधर से है तो यहां से ऐसा आ जाएगा, तो अगर ये f(x) है तो इधर f इनवर्स ऑफ x। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब हमारे पास टास्क ये भी है कि हमें f इनवर्स निकालना है। तो f इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन फंक्शन में x और y वाला जो भी रिलेशन रहेगा उसको मैनिपुलेट करके x के टर्म में चीजें फाइंड करते हैं और फिर एट द एंड वो x और y को रिप्लेस कर देते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एक छोटा सा, कोई भी एक छोटा सा फंक्शन ले लूं मैं, तो y = 2x - 1 ऐसा दे रखा है, f(x) = 2x - 1 / 3x + 1, ठीक है। तो इसको y लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यस 3y × x + y = 2x - 1। हाँ, फिर 3yx और x को साथ में लेके आए, यस, तो 3y - 2 × x = -y - तो x कितना आएगा, हाँ, तो ये जो x और y दिखाई दे रहे हैं अभी f(x) के हैं, f(x) पे ऐसे है ना, ये गिवन है ना। वो फॉर इनवर्स क्या होगा, हाँ, फॉर इनवर्स x और y को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये y की जगह पे x लिखूंगा और x की जगह पे, हाँ, तो y की जगह पे x और x की जगह पे y। तो अभी आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x = y = -x - 1 / 3x - 2। मतलब रेंज डोमेन सब गिवन रहेगा, मैंने अभी जस्ट वो प्रोसेस दिखाया। तो ये f इनवर्स ऑफ x हुआ। हाँ, मतलब पहले ही x और y को इंटरचेंज कर दो तो फिर चलेगा, फिर वहां से आप y निकालो, सेम ही कहानी, आपको पूरे प्रोसेस में एक जगह पे x और y को आपस में इंटरचेंज करना है। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, तब इसको हम लोग लिखते हैं, लिखो। तो मेथड टू फाइंड दी, पहले ये लिख लेते हैं फिर ये प्रॉपर्टीज के अंदर लिखेंगे। मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन y = f(x). मेथड टू फाइंड दी, ये लिखेंगे ना, नहीं ये तो एग्जांपल है। मेथड टू फाइंड द इनवर्स
ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो क्या लिखेंगे उसमें, फाइंड x फ्रॉम दी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फाइंड x फ्रॉम दी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फाइंड x फ्रॉम दी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। देन अब अगला स्टेप में क्या जाएगा, देन यस इंटरचेंज x विथ y। अब इंटरचेंज का मतलब भी होता है x की जगह पे y जाएगा और y की जगह पे x, करेक्ट। इंटरचेंज द x एंड y, देन रिजल्टेंट y will be our required function, required inverse function, then resultant y will be our required inverse function। समझा क्या, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अगला पॉइंट नीचे मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ज्योमेट्रिकली ये ज्योमेट्री वाला चीज लिख रहे हैं, इनवर्स is the reflection of, geometrically inverse is the reflection of y is equal to f of x, geometrically inverse is the reflection of y is equal to f of x in the line y is equal to f of x and f inverse of x intersect each other if f inverse of x and f of x intersect each other, yes, if f of x and f inverse of x intersect each other, then it will be on the line y is equal to x। if f inverse of x and f of x intersect each other, then it should be on the line y is equal to x। समझ में आ रही कहानी भाई? अगर ये y इज इक्वल टू एक्स यहाँ से ऐसा फंक्शन जाएगा तभी इसका इमेज यहाँ से जाएगा ना, ऐसे मिरर इमेज मिरर पे कब बनता है, जब वो ऑब्जेक्ट मिरर के पास ही हो तो उसका इमेज भी वही बनेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अगर हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करना है या नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के, तो क्या एफ इनवर्स निकाल के उसके सॉल्यूशन निकालेंगे? नहीं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सॉल्व करेंगे। तो नीचे लिखो, टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, टू फाइंड, प्रॉपर्टीज में ही चल रहा है ना, और आएगी एक दो, टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू f of x, we will solve f of x is equal to x only। ये अभी जो हमने पॉइंट लिखा कि अगर f इनवर्स और f x इंटरसेक्ट करेंगे तो वो लोग कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे बताओ? x को y पे ना, सॉरी y is equal to x पे। हाँ, तो अगर मान लो ये फंक्शन है ऐसा, ये f of x है, तो इसका इनवर्स बनाऊंगा मैं, तो अपने को पता ना ये तो बाइसेक्टिव फंक्शंस होते हैं, वापस रिपीट करके नीचे तो आने वाले नहीं है। तो इसका अगर मैंने इमेज बनाया तो ये यहाँ से ऐसा ही जाएगा ना। तो अब मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स गिवन था, फिर मैं एफ इनवर्स निकालूं, इनवर्स निकालने में मेहनत जाएगी, और हो सकता है ऐसा फंक्शन दे जिसका इनवर्स निकालना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। एवरी बाइसेक्टिव फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड होगा बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। जैसे क्यूबिक आ गया, तो क्यूबिक में अगर सारे टर्म्स आ गए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सब कुछ आ गया, तो वहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y निकालना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। रूट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है क्यूबिक का। हाँ, तो उस केस में हम लोग एफ इनवर्स निकाल नहीं सकते, बट फॉर श्योर वो एग्जिस्ट करेगा, अगर वो बाइजेक्टिव है तो करेगा ना। हाँ, तो फिर एफ एक्स और एफ इनवर्स का इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे एफ इनवर्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज हाँ ये पॉइंट भी तो आएगा ना, पॉइंट तो, और यही पॉइंट आएगा, कोई और तो नहीं आने वाला। हाँ, एक से ज्यादा हो सकता है, बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा भी आ सकता है। हाँ, तो दोनों जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, एफ इनवर्स भी दोनों जगह से जाएगा। हाँ, बट उसी लाइन के साथ जाएगा। और उसमें
करेक्ट। तो मैं y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू अच्छा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, इन दोनों को ही सॉल्व कर लूँ तो काम हो जाएगा ना। अभी एफ इनवर्स नहीं निकालना, यही तो काम है ना। उसके निकाल अगर एफ इनवर्स निकाल ही लिया तो फिर क्या ही दिक्कत है। अच्छा फंक्शन है, तुम निकाल लो, बढ़िया है। हाँ, तो हम लोग जस्ट क्या सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बस यही चीज सॉल्व करेंगे। समझा? तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वही इनवर्स फंक्शन और एक्चुअल फंक्शन के सॉल्यूशंस होंगे। अगर ये लोग इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसा जो हमने पहला वाला ग्राफ बनाया था, हाँ बराबर। पहले वाले ग्राफ में एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, ई रेस टू एक्स और लॉग एक्स ले सकते हो, बिल्कुल। ई रेस टू एक्स का इनवर्स इज लॉग एक्स ना, ऐसे ही होता है ना। हाँ ठीक है, हाँ ये हो गया। अगला पॉइंट, ये ग्राफ बना सकते हो। द इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन इज यूनिक, मतलब जबरदस्ती का पॉइंट है, पर लोग गलती करते हैं इसलिए लिखवा रहा हूँ। जबरदस्ती का नहीं, मतलब हमने डिस्कशन में काम का है पॉइंट, बस हमने थोड़ी देर पहले वो डिस्कस किया, अभी फिर भी हम उसको लिख लेते हैं। द इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन इज यूनिक। The inverse of invertible function is unique. The inverse of invertible function is unique. That is f of f inverse of x is equal to f inverse of f of x is equal to x. और हाँ बस ऐसे ही जानना। ये ग्राफ बना लिया था ना, बनाया था सबने ग्राफ। थोड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, हाँ इंटरसेक्ट कैसे कर रहे हैं समझ में आएगा। अगला पॉइंट है, इफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन, if f of g of x is a bijective function, if f of g of x is bijective function, then f of g, ऐसा f of g inverse of x will be g inverse of f inverse of x. ये f of g का कंप्लीट इनवर्स जो था, अगर उन दोनों के इनवर्स से बात करी तो उल्टी है। जी इनवर्स के अंदर में एफ इनवर्स है, रिवर्स हो गई चीजें। हाँ वो पहले ऐसा लिखा भी था कुछ कुछ। मतलब हर बार जब भी इनवर्स वाली कहानी आएगी इस तरीके की एक प्रॉपर्टी आएगी, तो जब भी जैसे मैट्रिसेस वगैरह आएगा वहां पे भी रहेगा, रिवर्सल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इधर एफ आगे था, इधर जी था, इधर यहाँ पे जी आगे है और एफ अंदर में है, उल्टा हो गया। तो पहले एफ ऑफ जी निकालो, फिर उसका इनवर्स निकालो, या फिर एफ इनवर्स को जी इनवर्स के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, सेम वैल्यू आएगी। सही है? प्रूफ करने की जरूरत है? हाँ, कर लो। आ गया प्रूफ? चलो देख लो इधर। अगर मान लो एक फंक्शन है एफ ए टू बी है, सॉरी जी ए टू बी है और एफ बी टू सी है, हाँ तब एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा। हाँ एफ के अंदर में मान लो ये भी 1 1 था, ये भी 1 1 था, और वो हमने लिखा स्टेटमेंट में द बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या आएगा? जी का डोमेन, दैट इज है, और इसका फाइनल रेंज क्या आएगा? जो एफ का रेंज है, सी। हाँ क्योंकि जी कन्वर्ट होगा बी में और बी सब्स्टिट्यूट होगा एफ में और वो बन जाएगा सी। कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ तो अब यहां से आप देख सकते हो ऐसा मान लो ये कैपिटल ए का एक एलिमेंट था, स्मॉल है, तो जी ऑफ ए क्या आ जाएगा? बी। अच्छा फिर बताओ एफ ऑफ स्मॉल बी क्या आएगा? सी। सी आएगा। अच्छा ए इक्वल टू कितना होगा? जी इनवर्स ऑफ बी, और बी इक्वल टू कितना होगा? एफ इनवर्स ऑफ सी। कोई कंफ्यूजन नहीं? और जो a is equal to g inverse of f inverse of c। हाँ कुछ नहीं समझ रहा?
G inverse of F inverse of C. A is equal to G inverse of F inverse of C. हाँ हाँ, कैपिटल ए कैपिटल बी सब सेट्स है, स्मॉल ए बी सी आर द एलिमेंट्स, नंबर्स है, नंबर्स। हाँ, तो अब यहाँ से A is equal to G. ये एफ ऑफ जी ऑफ ए कितना आएगा? सी। एफ ऑफ जी ऑफ ए मतलब जी के अंदर ए पुट किया तो बी आया, फिर बी किसके अंदर पुट करेंगे? एफ के अंदर, तो कितना आ जाएगा? सी। कोई कंफ्यूजन नहीं? वो आएगा हाँ। G inverse of तो एफ ऑफ जी इनवर्स ऑफ सी कितना आएगा? ए। कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, अब दूसरा वाला चीज जो साइड में है, यहाँ पे जी इनवर्स ऑफ बी कितना है? जी इनवर्स ऑफ बी से यहाँ से आया ना, देखो। हाँ, बट बी कितना है? F inverse of C. तो G inverse of हाँ, तो इस बी को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो जी इनवर्स के अंदर में क्या आएगा? एफ इनवर्स ऑफ सी कितना आएगा? हाँ, तो ये भी ए और ये भी है, तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों ए तो सेम ही है, करेक्ट। तो एफ ऑफ जी इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ सी। अभी मैंने समझाने के लिए सी लिखा था, एक्स भी लिखता तो कहानी सेम ही आती ना। हाँ, तो जो भी एक्स रहेगा उसके लिए ये ऐसा ही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करो एक, चलो छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे एक दो। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेंज एंड डोमेन। इस नोटेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कौन रेंज है, कौन डोमेन है, कौन कोडोमेन है। हाँ हाँ हाँ, चलो दूसरा वाला आ गया। पहला वाला तो कितना आसान था, दूसरा वाला आया। फंक्शन भी निकालना है, रेंज डोमेन निकाल के बस उल्टा करके सेट करके छोड़ मत देना है। दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन भी दे ही रहा हूं, 15 मिनट है अभी तो। चौथा 2 मिनट बाद देंगे, 5 मिनट बाद देंगे। ए, बातें क्यों कर रहे हो? तुमको छुट्टी नहीं चाहिए 2 बजे? हाँ, तो बातें नहीं करो, बोलो। चलो पहला तो फर्स्ट वाले में सबसे पहले सपोज देखो इन्वर्टिबल है या नहीं, सो लीनियर है। लीनियर इज ऑलवेज 1 1 फंक्शन, पर चेक करना पड़ेगा रेंज सेम है क्या। तो -1 पुट करके देखो, तो -5 + 3 -2 आ रहा है, 5 पुट करके 28 आ रहा है। हाँ, तो 1 1 था, ऑन टू भी हो गया, तो बाइजेक्टिव बन गया, तो इनवर्स डिफाइंड हुआ। इनवर्स अगर डिफाइंड हुआ तो कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू 5x + 3, फिर y - 3 इज इक्वल टू 5x, तो x का वैल्यू कितना हुआ? Y minus 3/5. 5/5। देन यहाँ से इनवर्स कितना आएगा? X minus तो 3/5. x की जगह पे y लिख दूंगा और y की जगह पे x। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू X minus 3. करेक्ट, x - 3/5। ये 5 लिखा था। किसका किसका ये सेम आंसर है? हाथ ऊपर करें, बस हाथ नीचे कर लो। क्या रे सुदीप, ये भी नहीं आया? हाँ, सर अगर डायरेक्ट पुट कर दे तो x को y को x तो भी आंसर। हाँ हाँ, कहीं भी एक जगह पर रिप्लेस कर, सॉल्विंग तो वैसे ही रहेगी ना, निकालना तो पड़ेगा ना वहां से y, तो आप कहीं पे भी एक जगह पर रिप्लेस कर दो, या तो स्टार्टिंग में या एंडिंग में। दूसरा वाला किसका किसका आया आंसर? हाथ ऊपर करें। ओके, चाहिए नहीं, उन्होंने बोला इनवर्स निकालो। क्यों फ्री फोकट डोमेन रेंज को डोमेन में गेम खेलोगे? को डोमेन वैसे भी नहीं दे रखा, तो कुछ ना कुछ तो रीजन वहां पे गिवन था ना, डोमेन को डोमेन। नीचे वाले में को डोमेन है क्या? तो मतलब वो उसी चीज के लिए डिफाइंड है जहां पे वो इन्वर्टिबल होगा। नीचे वाले में चेक करना है तुमको। अच्छा, लेकिन उसके लिए सेट ही नहीं लिखा, तो एफ देना पड़ेगा ना। तो सेकंड वाला बोल के रखा है इन्वर्टिबल जब भी होगा देखा जाएगा, उसी रीजन में निकालना है। तो y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो अब यहां से इसको हटाना पड़ेगा ना, तो e रेस टू
तो x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू, बट मुझे तो यहाँ से x निकालना था। साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली इक्वेशन के लिए दूसरा चाहिए ना। e raised to minus y इक्वल टू हाँ, तो दूसरा कौन सा? e raised to minus y। इसका रेसिप्रोकल। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, 1 प्लस एक्स या x? 1 प्लस एक्स। तो ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कितना आएगा? e raised to minus y कैसे लिया? ई रेस टू माइनस वाई। इन दोनों का वो रेसिप्रोकल कैसे लिया? हाँ? ये तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ये ई रेस टू वाई है, तो बताओ ई रेस टू माइनस वाई कितना आएगा? 1 अपॉन x plus 1 हाँ, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स। रैशनलाइज कर सकते हो। अच्छा ओके हाँ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो कितना हुआ ये बताओ? 1 plus x ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। तो नीचे वाला तो 1 ही है ना। हाँ, तो अब इसका कुछ फायदा हो रहा है क्या? हाँ ऐड कर दो इन दोनों को ऐड करूं कि माइनस करूं? माइनस करो करेक्ट। नीचे वाला अबे गधों, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस e raised to 1 एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो ऐसा आ गया रे? माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। 1 तो 1 नहीं आया। स्क्वायर आ रहा है, वही तो रूट एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन ही गलत है। तो फिर बनाए अब हाँ हाँ, आप बनाएगा सर, मेरी गलती। आप करेक्ट आंसर निकालो। y minus e raised to minus y upon 2 आया क्या सेकंड का आंसर? ये समझा क्या किया? हाँ, तब इन दोनों इक्वेशन में दिख रहा है मुझे ई रेस टू माइनस वाई का वैल्यू आ रहा है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ई रेस टू वाई कितना था? x plus रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये इक्वेशन 1 ले लेता हूँ और ये इक्वेशन 2, दोनों को प्लस करूँ कि माइनस करूँ? माइनस। तो ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू माइनस वाई विल बी 2x। तो x का वैल्यू ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू माइनस 1 बाय माइनस वाई बाय 2। तो इनवर्स मिला क्या यहाँ से? हाँ, क्या आ गया इनवर्स? करेक्ट। सो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स बाय। तीसरा वाला इन्वर्टिबल है क्या बताना है। अगर वो इन्वर्टिबल है देन क्या ये पॉसिबल है कि उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे हम लोग अपने बेसिक अलजेब्रिक मेथड से? नहीं। पर इन्वर्टिबल है या नहीं कैसे पता चला? क्या 1 1 है? अब चेक करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो चेक किया कि तुक्का मार के बोल रहे हो? डिफरेंशिएट कर रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 1 हाँ, रेंज तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा कंफर्म। हाँ, बट इनटू है या नहीं, सॉरी इंजेक्टिव है या नहीं पता करना पड़ेगा। तो इंजेक्टिव है क्या? डिफरेंशिएट करके चेक कर लो ना। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? x upon d f of x upon तो क्या आया एफ डैश ऑफ एक्स? 3x squared plus 1 प्लस 1। तो ये हमेशा पॉजिटिव है क्या? तो डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब फंक्शन हमेशा कैसा? इंक्रीजिंग। तो 1 1 हुआ या नहीं? ऑलवेज 1 1। और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो रहेगा ही, क्यूबिक है। हाँ, तो वो बाइजेक्टिव है। हाँ, ये करो, मैं 2 मिनट में आया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 और एफ आर टू आर है, देन फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 10। अच्छा, ऊपर वाले थर्ड क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? वो 1 1 क्यों है ये समझा? क्यों है? डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब वो 1 1 हो गया। और ऑन टू क्यों है? क्योंकि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्यूबिक इज ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसलिए ऑन टू भी हो गया। कौन सा? थर्ड वाला। हाँ, इन्वर्टिबल हुआ, यस। वो हमारे लिए अलजेब्रिक मेथड, बेसिक अलजेब्रिक मेथड से ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसका इनवर्स फाइंड कर पाए, बट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो तो इंक्रीजिंग ही है ना हमेशा, कभी टर्न तो ले नहीं रहा, और बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ ना 1 1 1 2 मतलब इन्वर्टिबल, तो इनवर्स डिफाइंड है बट हम नहीं निकाल सकते। तो चौथे वाला क्वेश्चन आ गया आंसर। हाँ अब देखो वापस से क्यूबिक है, R टू R है, ऑब्वियसली वो इनवर्स डिफाइंड होगा, तभी इनवर्स पे 10 का वैल्यू पूछा है। अगर गलती से ऑप्शन में होगा कि डज नॉट एग्जिस्ट, तब चेक करना पड़ेगा। तो अगर मान लो ऑप्शन में है कि इसका इनवर्स मतलब ये वैल्यू डिफाइंड नहीं कर रही है, ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा ऑप्शन है, तो क्या करूं? करेक्ट। तो क्या आएगा f(x) 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसका तो d लेस देन 0। हाँ ना, d लेस देन 0 है क्या? तो ये d लेस देन 0 है, तो ये भाई सब हमेशा पॉजिटिव हो गए क्या? तो अगर ये पॉजिटिव है दैट इज f(x) इज पॉजिटिव, सो 1 1, और क्यूबिक है तो रेस तो रियल नंबर है, सो ऑन टू भी बन गया। तो 1 1 1 2 तो फॉर श्योर इसका इनवर्स डिफाइंड है, इन्वर्टिबल फंक्शन बन गया। हाँ देन हमें निकालना सिर्फ क्या है? f इनवर्स ऑफ 10। तो ये वैल्यू मान लो कुछ अल्फा आएगी, तो हमें 10 इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा, ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। गलती से इनवर्स तो नहीं निकाल लेंगे ना? आएगा क्या इनवर्स निकालते हुए? क्यूबिक का अभी अभी लिखा अपन ने, इनवर्स नहीं निकाल सकते। हाँ अगर सिंपल सा क्यूबिक होता x³ + 1 तब कर सकते थे, यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट? हाँ लेकिन ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सबका आ गया 2, तो आंसर आ गया फिर सबका 2। तो भाई ये x³ + x² + 3x - 8 = 2 आना चाहिए, सॉरी 2 नहीं 10 आना चाहिए। देख लो कुछ कंफ्यूजन इसमें? ये हम सॉल्व कर रहे हैं f(x) = 10। वो अल्फा तो मैंने जस्ट समझाने के लिए लिख दिया था, हमें उसकी जरूरत नहीं है, अब थोड़े बड़े हो गए, अल्फा और एक्स में हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें चाहिए कि किस इनपुट पे वैल्यू 10 आएगी। तो हिट एंड ट्रायल, तो x³ + x² + 3x - 18 = 0 ना। तो क्या चेक करेंगे? 1 2 3 2 पे आ रहा है, और चेक करने का जरूरत है या काम खत्म? दूसरा चेक करने का जरूरत ही नहीं है, एक ही आएगा। हाँ एक ही आएगी, 1 1 फंक्शन है, एक ही है, ठीक है ना? तो दूसरा आएगा ही नहीं, फॉर श्योर है, तो यही आंसर है। सो f इनवर्स ऑफ 10 इज 2। समझा? और एक दो क्वेश्चन कर सकते थे लेकिन टाइम परमिशन नहीं दे रहा है, ठीक है? हाँ तो नेक्स्ट क्लास में थोड़े से मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, पर जितना मटेरियल तुम सॉल्व कर सकते हो कर लो। अभी फंक्शनल इक्वेशन के थोड़े से क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो अभी नहीं हो, सो इट्स ओके। मतलब ऑब्वियसली जो अभी किया उनमें डाउट आ सकता है, बट हम उस बाकी सब पढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा है? बस फंक्शनल इक्वेशन का थोड़ा सा चीज़ है जो हमने नहीं पढ़ा है।